हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 14 में दिए गए बेहद इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। साथ ही इससे रिलेटेड जो केस लॉज हैं वो भी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्त्री धन के बारे में हमें बताता है, जहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए आज की वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि हिंदू लॉ के नोट्स तैयार हो चुके हैं जो हिंदी लैंग्वेज में और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है। अगर आपको हिंदू लॉ के नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके केवल 100 रुपीज़ में हिंदू लॉ के नोट्स ले सकते हैं। नोट्स PDF फॉर्म में है जिनको आप प्रिंट करा सकते हैं और सिंपल लैंग्वेज में है जिसमें आपको हिंदू लॉ के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। देखो, हिंदू लॉ के इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसे इसके नाम से समझने की कोशिश कीजिए। स्त्री धन, स्त्री धन यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये है जो रिलेटेड है आपके किससे, धन से। स्त्री धन को पूरा समझने के लिए यानी कि ये बात कर रहा है एक महिला के, एक स्त्री के धन की, ठीक, एक ऐसी प्रॉपर्टी की जो सिर्फ एक महिला की है, जिस पर उसका एब्सोल्यूट राइट है, पूरा पूर्ण अधिकार है। लेकिन स्त्री धन से अलग उसके पास जो भी प्रॉपर्टी पहले होती थी महिला के पास, उस पर उसका एब्सोल्यूट राइट नहीं होता था, बल्कि उसको लिमिटेड राइट मिले हुए थे, ठीक। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये महिला की संपत्ति से रिलेटेड है। अब हम इसको है ना धीरे धीरे करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ओल्ड हिंदू लॉ की। देखो, ओल्ड हिंदू लॉ में थोड़ा सा अलग सीन था। मतलब जब तक हमारे पास हिंदू सक्सेशन एक्ट नहीं था 1956 का, तो इसके पारित होने से पहले, इसके पास होने से पहले हिंदू स्त्री के द्वारा जो भी प्रॉपर्टी एक्वायर की जाती थी वो दो तरह की होती थी। एक थी आपकी स्त्री धन और दूसरी थी आपकी नारी संपदा। स्त्री धन तो वो होती थी जिस पर उसे पूरा का पूरा राइट होता था, वो उसकी पूरी स्वामिनी होती थी। और नारी संपदा एक ऐसी प्रॉपर्टी होती थी जिस पर उसको लिमिटेड अधिकार होता था, ठीक। तो पहले जितने भी लिमिटेड अधिकार थे, ओल्ड हिंदू लॉ के बाद हमारे सामने आता है 1937 ही का समझ लो, ये हिंदू विमेंस राइट प्रॉपर्टी एक्ट, यानी कि जो महिलाओं को संपत्ति पर अधिकार से रिलेटेड जो एक्ट था वो 1937 में आया। लेकिन इस एक्ट में क्या हुआ कि विडो को राइट्स दिए गए थे। ये जो 1937 का था, इसमें विधवाओं को कुछ राइट दिए गए थे, जिसके अकॉर्डिंग अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती थी तो उसका बेटा या उसकी विडो को कुछ इक्वल शेयर दिया जाता था, ठीक। लेकिन इस एक्ट में थोड़ी सी दिक्कतें थी। वो ये थी कि ये केवल एक आदमी के मरने पर उसकी प्रॉपर्टी के बंटवारे की बात करता था। लेकिन अगर एक विमेन की डेथ हो जाए तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे बटेगी ये बिल्कुल नहीं बताता था। तो इस एक्ट के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और इसी के सल्यूशन के लिए लाया गया 1956 का हिंदू सक्सेशन एक्ट। और हिंदू सक्सेशन एक्ट से पहले जो प्रॉपर्टी स्त्री धन और नारी संपदा में महिला की बटी हुई थी, अब वो आ गई आपकी सिर्फ स्त्री धन के नाम से। और सेक्शन 14 हमें बताता है हिंदू सक्सेशन एक्ट का स्त्री धन के बारे में, जिसमें ये बताया गया है कि महिला के पास अब जो भी प्रॉपर्टी होगी उस पर उसका एब्सोल्यूट राइट होगा। इतना समझने के बाद अब हम पढ़ते हैं एक एक चीज़। सबसे पहले हम बात करेंगे नारी संपदा की। जो पहले महिला की प्रॉपर्टी दो टाइप में बटी होती थी, नारी संपदा और आपका स्त्री धन। तो नारी संपदा में उसको एक तो लिमिटेड अधिकार होते थे, बहुत ही, मतलब बहुत ज़्यादा उसके पास राइट नहीं थे। और ये एक ऐसी प्रॉपर्टी थी नारी संपदा जो उसे किसी पुरुष से या किसी स्त्री से ही सक्सेशन में या पार्टीशन में मिलती थी। मतलब इसके अंदर बेसिकली वो प्रॉपर्टी आती थी जो सक्सेशन या पार्टीशन में एक महिला को मिलती थी। और इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम जानते हैं विधवा संपदा, विडो की प्रॉपर्टी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। कोई भी हिंदू स्त्री या नारी संपदा को, जो भी उसको नारी संपदा में मिलता था ना हिंदू स्त्री को, उसे वो अपने जीवन भर ही बस यूज़ कर सकती थी। मतलब उस प्रॉपर्टी से वो अपना जीवन भर खा पी सकती थी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें लिमिटेड राइट की बात हो रही है, एब्सोल्यूट राइट की बात नहीं हो रही है। मतलब महिला को बहुत ही सीमित अधिकार थे। दूसरा, वो उत्तराधिकार विभाजन से इसको प्राप्त करती थी, है ना, जो भी उसको मिलता था। लेकिन अगर हम बात करें स्त्री धन की,
तो स्त्री धन ऐसी प्रॉपर्टी होती थी जिस पर उसका पूरा स्वामित्व, उसका पूरा राइट होता था। ठीक, अब यहाँ पे 1956 के एक्ट के पास होने से पहले, मतलब जब तक आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट पास नहीं हुआ था, तो महिला के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती थी स्त्री धन के अंदर? तो ये सारी प्रॉपर्टी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये स्त्री धन से अगर कोई महिला इन तरीकों से कोई प्रॉपर्टी प्राप्त करती थी तो वो उसके स्त्री धन के अंदर आती थी और इन पर उसको पूरा राइट होता था। सबसे पहले अगर उसके रिलेटिव से, उनके नातेदारों से उसे अगर कोई भेंट या कोई गिफ्ट मिला है, दूसरे व्यक्तियों से कोई भेंट मिली है, वो खुद जो भी प्रॉपर्टी अर्जित करती थी, वो जो भी सेल्फ एक्वायर होती थी उसकी, वो भी स्त्री धन में आती थी। कोई प्रॉपर्टी अगर वो खरीद के रखती थी तो वो भी उसी के अंदर आती थी, या किसी से समझौता करके अगर वो कोई प्रॉपर्टी प्राप्त करती थी, या भरण पोषण की एवज में, भरण पोषण के बदले में जो भी उसको कुछ मिलता था, तो ये भी उसका स्त्री धन के अंदर ही आता था। अब अगर हम आज के वर्तमान पर्सपेक्टिव की बात करें तो हिंदू सक्सेशन एक्ट का जो आपका सेक्शन 14 है, ये सीधे बात करता है स्त्री धन की। और मैंने आपको बताया ही है कि इस एक्ट ने, मतलब ये जो एक्ट है, इसने बहुत बड़ा मतलब चेंज किया है एक तरीके से, और महिलाओं को उनकी प्रॉपर्टी पे बहुत बड़ा राइट भी दिया है। इस सेक्शन के आने से पहले, यानी हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 14 से पहले, जो हिंदू की जो स्त्री की जो प्रॉपर्टी थी, जो नारी संपदा और आपका स्त्री धन में बटी हुई थी, अब उस सब को मिलाकर नारी संपदा को ख़त्म कर दिया और केवल स्त्री धन में ही सारी प्रॉपर्टी को बदल दिया गया। अब स्त्री को जो भी प्रॉपर्टी प्राप्त होती है वो स्त्री धन ही कहलाएगी। और इस सेक्शन के सब सेक्शन 1 में, मतलब इसकी सेक्शन की जो उपधारा 1 है, उसके अकॉर्डिंग हिंदू नारी के कब्जे में अगर कोई भी प्रॉपर्टी है तो वो उसकी एब्सोल्यूट अधिकार उसका उस स्त्री को होगा। ठीक, और यहाँ पर इसी सेक्शन के स्पष्टीकरण में, यानी इस सेक्शन के एक्सप्लेनेशन में एक बात कही गई है जिसमें ये बोला गया है कि जो भी प्रॉपर्टी महिला के पास है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, यानी कि चाहे चल संपत्ति हो चाहे अचल संपत्ति हो, हिंदू नारी को अगर वो प्रॉपर्टी चाहे चल हो चाहे अचल हो, ध्यान देने वाली बात है, वो चाहे उसे विरासत से मिली हो, वसीयत से मिली हो, पार्टीशन में मिली हो, भरण पोषण में मिली हो, ठीक, या अपनी शादी से पहले या शादी के समय किसी व्यक्ति से प्राप्त हो, जो भी उसका रिलेटिव वगैरह है चाहे ना हो, या उसने जो भी अपने मेहनत से कमाई है, अपने कौशल से उसने कमाया है, मतलब अपने टैलेंट से जो भी उसने कमाया है, ठीक, तो जो भी वो कुछ अर्जित करती है वो सब की सब स्त्री धन के पास आएगी और वही उसका पूरा एब्सोल्यूट राइट होगा उस प्रॉपर्टी पे। तो सेक्शन 14 बहुत ही काम का सेक्शन है हिंदू सक्सेशन एक्ट का। जैसे सेक्शन 6 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जो बेटियों को राइट दे रहा था को पार्सनरी प्रॉपर्टी में, इसी तरीके से सेक्शन 14 भी महिलाओं के ही अधिकार की बात करता है और एक महिला को उसकी प्रॉपर्टी पे एब्सोल्यूट राइट देता है। इस सेक्शन को समझने के बाद हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले केस लॉ। यहाँ पे पहला केस लॉ आएगा पुण्यगिरी वर्सेस परियागिरी। ये 1954 का केस है और इसमें ये बताया गया था कि अधिनियम के लागू होने से पहले, यानी 1956 का जो आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट है, उसके लागू होने से पहले की जो भी स्त्री धन था महिला के पास, उसको मतलब स्त्री धन में ही बदल दिया गया है सब तरह की प्रॉपर्टी को। मतलब यहाँ पे बेसिकली नारी संपदा की ही बात की है। तो नारी संपदा के स्त्री धन में परिवर्तन के लिए 2 शर्तों का होना ज़रूरी है। मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी किसी महिला के पास 1956 के एक्ट के पारित होने से पहले नारी संपदा के रूप में थी और आप उसको स्त्री धन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कि अब ये जो प्रॉपर्टी है वो नारी संपदा नहीं रही, स्त्री धन में बदल जाएगी, तो उसके लिए 2 शर्तें ज़रूरी हैं। पहली शर्त ये कि वो जो महिला है जिसके पास ऐसी नारी संपदा थी वो उसकी स्वामिनी, उसकी मालिक होनी चाहिए। ठीक। दूसरा, 1956 के एक्ट के पारित होने के समय या लागू होने के समय प्रॉपर्टी उसके कब्जे में होनी चाहिए। तो 2 चीज़ यहाँ पे कोर्ट ने बताई है कि अगर आप नारी संपदा को स्त्री धन में कन्वर्ट कर रहे हो 1956 के एक्ट के बाद, तो उसके लिए 2 शर्तें होनी चाहिए। एक तो वो प्रॉपर्टी की मालिक होनी चाहिए और दूसरा प्रॉपर्टी उसके कब्जे में होनी चाहिए। तो ये कहा गया था इस केस में। नेक्स्ट केस आता है द्वारकादास वर्सेस शोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी 1954। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रॉपर्टी का, यहाँ पे जिस प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है, अभी हमने पढ़ा ना कि प्रॉपर्टी चल भी हो सकती है अचल भी हो सकती है, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का मीनिंग है वो हमें बहुत ही वाइड मीनिंग लेना होगा। कोर्ट ने ऐसा बोला, स्वामी के द्वारा प्रॉपर्टी पर जो भी अधिकार यूज़ हो सकते हैं, जिनमें उसके मूर्त और अमूर्त अधिकार भी आते हैं,
वो प्रॉपर्टी की परिभाषा में हमें लेने चाहिए। तो कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा है एक तरीके से कि जिस सेक्शन 14 में जो प्रॉपर्टी वर्ड का यूज़ हुआ है उसको हमें बहुत ही वाइडली, उसका बहुत ही ब्रॉड मीनिंग हमें लेना चाहिए और सारे राइट हमें इसके अंदर शामिल करने चाहिए, चाहे वो आपका मूर्त अधिकार हो चाहे अमूर्त अधिकार हो, वो सब के सब हमें प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में डालने चाहिए। तो बस यहाँ पर हमने ये जो 2 केस लॉ डिस्कस किए हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट केस लॉज थे और आज के कॉन्सेप्ट को लेकर भी इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। तो आई होप आज की वीडियो में हमने जो भी सेक्शन 14 जो डिस्कस किया है, ये जो सेक्शन 14 है आपको इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि ये स्त्री धन की बात कर रहा है। और जैसे कि हमने समझा कि पहले 1937 का एक्ट आया, उसके बाद 1956 का एक्ट आया और उससे पहले हमारा ओल्ड हिंदू लॉ में तो हमने देखा कि बिल्कुल भी मतलब ज़्यादा राइट नहीं होते थे महिलाओं को प्रॉपर्टी पे। फिर उसके बाद 1937 का एक्ट आया तो विडोज़ को कुछ राइट दे दिए गए, लाइफ इंटरेस्ट उनको दे दिया गया है ना, जिससे वो अपना खर्चा वगैरह चला सके। लेकिन उसके बाद इससे भी दिक्कतें सॉल्व नहीं हुई तो फिर 1956 का हिंदू सक्सेशन एक्ट आया जिससे सेक्शन 14 उसमें ऐड किया गया और सेक्शन 14 के द्वारा महिलाओं को अपनी प्रॉपर्टी पर एब्सोल्यूट राइट दिया गया। और बहुत ही काम का सेक्शन है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि सेक्शन 6 जो है वो बेटियों के बारे में बात करता है, उनकी को पार्सनरी प्रॉपर्टी में उनके को पार्सनर होने का। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन था जो हम अलग से डिस्कस कर चुके हैं और ये सेक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो भी प्रोविज़न दिए गए हैं उनमें कुछ प्रोविज़न बड़े काम के प्रोविज़न हैं, एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। आपको बहुत अच्छे से उन चीज़ों को समझना चाहिए और बहुत ही मतलब मैं कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं केस लॉ के साथ जो भी कॉन्सेप्ट लेकर आऊँ वो केस लॉ के साथ ही लेकर आऊँ ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको दूसरे अदर लॉज भी पढ़ने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पर जाकर अदर लॉज भी पढ़ सकते हैं, चाहे वो मुस्लिम लॉ हो, टॉर्ट हो, जूरिस्प्रूडेंस हो, जो भी अभी तक हमने इस चैनल पे पढ़े हैं आप उनको वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आप चाहें तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।